हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 10 क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। ये नीट के अंदर परफेक्ट क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 आते हैं। कभी प्रोकैरियोटिक सेल से आते हैं, कभी यूकैरियोटिक सेल से, और ये मोस्टली या तो डायग्रामेटिक होते हैं या डायग्राम में जो डायग्राम है उसके आधार पे या उसके बेसिस पे होते हैं। तो उम्मीद है कि इसको अगर ढंग से आप कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप एकदम नीट के अंदर करेक्ट करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आज ले रहे हैं हम। आज के सीरीज में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यानी इसमें एक तो कॉलम में डायग्राम दे रखा है, ए बी सी और डी में 4 डायग्राम दे रखे हैं। उसके बाद में कॉलम सेकंड में नाम दे रखा है, जैसे मीजोफिल सेल है, ट्रैकिड्स है, रेड ब्लड सेल है और वाइट ब्लड सेल है। उसके बाद में कॉलम थर्ड के अंदर इनके जो करेक्टरिस्टिक देख रखे हैं, किस तरीके की है, इन शेप किस तरीके का है, इलोंगेटेड है जैसे राउंड एंड बाइकॉनकेव है, अमीबॉइड है या राउंड एंड ओवल है। तो अब डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मोस्टली फर्स्ट डायग्राम है ये रेड ब्लड सेल का है। और रेड ब्लड जो सेल होता है, जो मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंस होता है। इनका आकार बाइकॉनकेव डिस्क का होता है और इसका सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इसका अधिक होता है, तो इस तरीके से ये है। सेकेंड जो डायग्राम दे रखा है ये है वाइट ब्लड सेल का। और वाइट ब्लड सेल की जो आकार है वो अमीबॉइड प्रकार का होता है और ये WBC अमीबॉइड मूवमेंट करती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वाइट ब्लड जो सेल है वो किस प्रकार मूवमेंट करती है, तो आप देखें, आप बताना कि वो अमीबॉइड प्रकार का मूवमेंट करती है। और ये फेगोसाइटोसिस भी करती है या उसका काम करती है। इसमें जो थर्ड डायग्राम दे रखा है ये है मीजोफिल सेल का। मीजोफिल सेल किस तरीके की होती है आकार में, ये राउंड और ओवल भी होती है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें मीजोफिल सेल लीफ में होती है और लगभग ये गोल या अंडाकार आकार की होती है। आपने NCERT में देखा होगा। और इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम दे रखा है ये 4 नंबर पे, ये है ट्रैकिड्स। और ट्रैकिड्स इलोंगेटेड टाइप का होता है और ट्रैकिड में जाइलम का डेड कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। और आपने देखा होगा ये लंबी होती है, लिग्निफाइड भी होती है और टेपरिंग टाइप की भी होती है। इसका आंसर हो गया थर्ड। A का 3 और L है और B का 4 और M है, C का 1 और N है, D का 2 और K है। इस तरीके से ये हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बारे में बताया गया है। ए स्टूडेंट मेड ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड लेबल द कंपोजिशन एज फॉलो। अब इसमें क्या है, एक स्टूडेंट है, इसको किस तरीके से, द स्टूडेंट हैज़ मेड एरर वाइल द लेबलिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन विच द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द एरर। इसमें कौन सा, इसमें बताया गया है कि कौन सा ट्रू रिगार्डिंग ऑफ एरर के रूप में है। तो अब सेल मेम्ब्रेन में अगर लेबलिंग एरर के बारे में बात करें तो इस डायग्राम में 2 प्रकार की गलतियां हैं। जैसे स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट दे रखा है, इसमें बताया गया है कि प्रोटीन A शुड बी लेबल एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ओनली एंड नॉट एज इंटरग्रल प्रोटीन। ये गलत है, क्योंकि NCERT के हिसाब से क्या आपको पता है, जो इंटरग्रल प्रोटीन है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, दूसरा होता है मोनोटोपिक इंटरग्रल प्रोटीन। अर्थात इसका मतलब ये होता है जैसे हर ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वही इंटरग्रल प्रोटीन होती है, इसलिए इंटरग्रल प्रोटीन यहाँ पर लिखना इसका बिल्कुल सही नहीं होगा, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्रोटीन, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ द प्रोटीन A शुड बी द रिवर्स बिकॉज द साइटोसोलिक फेज ऑलवेज शो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट।
एंड ये कहता है कि प्रोटीन ए की जो पोलरिटी है वो रिवर्स होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो प्रोटीन है उसकी ओरिएंटेशन फिक्स होती है और जो साइटोप्लाज्मिक साइड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होती है, जबकि जो बाहरी साइड होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट का होता है। इसलिए इसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इसका ये कहता है द पोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स शुड बी क्लोज द पोलर रीजन एज इट द कंटेन ए पोलर ग्रुप। यानी इसका मतलब यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो पोलर OH ग्रुप होता है वो फॉस्फोलिपिड हेड के पास होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो OH ग्रुप है वो फॉस्फोलिपिड हेड के पास में होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका जो OH ग्रुप है वो पोलर साइड होता है। स्टेरॉइड जो रिंग है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ये हमेशा आपको याद ही होगा। और OH जो हमेशा कहाँ पे होता है, फॉस्फोलिपिड हेड के पास रहता है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रोटीन भी शुड बी लेबल एज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड नॉट एज पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन। अब फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है, ये भी सही है, क्योंकि जो प्रोटीन भी है शुड बी लेबल एज इंटीग्रल प्रोटीन नॉट पेरिफेरल। जो प्रोटीन भी होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन नहीं होता है। ये भी सही, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 2 सही है, क्योंकि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये दोनों, ये जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, हाँ ये एरर है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब ऑप्शन 11 दे रखा है कि विच कंपोनेंट मेक्स मेम्ब्रेन एसाइमेट्रिक। इसके अंदर कौन सा मेम्ब्रेन है वो एसाइमेट्रिक है। जब 4 लेबल है ABCD और E, ये जो लेबल दे रखे हैं 11th क्वेश्चन में, तो आप देखो ABC है और D है और E है। आप इस लेबल को देखिए, जो A दे रखा है वो अगर आप NCERT में देखोगे तो क्या है, एक प्रकार का शुगर चेन है यानी कार्बोहाइड्रेट है। B है वो पेरिफेरल प्रोटीन है, C है वो लिपिड बाइलेयर है और D है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। अब NCERT कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन की एसाइमेट्री का मुख्य कारण क्या क्या होता है। एक तो ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट केवल आउटर सरफेस पे होता है और इसी कारण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। बस इसी तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन इसका फर्स्ट ए सही है। ऑप्शन ए दे रखा है, ए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ होते हैं। ये डायग्राम दे के आपको पता लगाना। 4 ऑप्शन दे रखा है, जैसे में 4 दे रखा है लेबल में, A, B, C, D और E 5 दे रखा है। तो इसके अंदर कहाँ पे होता है? तो आपने NCERT में देखा होगा कि जो क्रेब्स साइकिल है वो हमेशा मैट्रिक्स के अंदर होता है और सक्सीनेट जो डिहाइड्रोजनेज है ये एक प्रकार का क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही स्थित होता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है? सेकंड में। तो इसका आंसर हो गया 4। जो C है, C के अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है और B के अंदर यहाँ पे सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर D हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस D to H इन गिवन डायग्राम। इसके अंदर देखो D to H एक D है और इसके अंदर H है। इनमें किस तरीके से दे रखा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब ये जो डायग्राम है ये एक्सोनीम है, यानी 9+2 की अरेंजमेंट है और NCERT जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सीलिया और फ्लैजिला में ये मोस्टली पाए जाते हैं। 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, यानी डबल टाइप के। जो 9 इसमें आप दे रखे हैं, अब ये डबल के गोले हैं, मतलब 8 बने हुए जिस तरीके से, ये कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। और सेंटर में 2 ही गोले दे रखे हैं, ये 2 प्रकार के सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं इसको। बाकी इसका रेडियल स्पोक्स होता है, सेंट्रल शीथ होता है, नेक्सिन होता है। अब इस डायग्राम में जो D दे रखा है वो है सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स
जहाँ ई दे रखा है वो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, एफ दे रखा है वो है रेडियल स्पोक, और जी दे रखा है वो है सेंट्रल सीथ, और एच दे रखा है वो है इंटर डबलेट ब्रिज यानी नेक्सिन लिंक है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा 4। डी है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स है, ई है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स है, एफ है वो रेडियल स्पोक है, जी है वो सेंट्रल सीथ है, और एच है वो इंटर डबलेट ब्रिज है। इसका आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो विच द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज़ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये सेंट्रोमियर से अलग कंस्ट्रक्शन करता है। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये सेंट्रोमियर से अलग कंस्ट्रक्शन करता है। ये नॉन स्टेनिंग रीजन है और इसके बाद में सैटेलाइट बनता है। अगर डायग्राम देखो, फर्स्ट में केवल सेंट्रोमियर है, सेकंड में सैटेलाइट स्पष्ट दिख रहा है। जो सेकंड आप देख रहे हो इसमें देखो ऊपर 2 टाइप में सैटेलाइट स्पष्ट है। थर्ड में क्या है? केवल सेंट्रोमियर है। फोर्थ के अंदर क्या है? सैटेलाइट क्रोमोसोम है। ये पूछ रहा है कि नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कौन सा है? तो ये सैटेलाइट के ठीक नीचे होता है। तो आंसर इसका 2 सही है। ठीक है, जहाँ पर सैटेलाइट है वही उसी के नीचे जो सेंट्रोमियर होगा वही नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 ये दे रखा है, जो डायग्राम ए इन द गिवन डायग्राम, जो ए दे रखा है वो इसमें 4 में से कौन से करैक्टरिस्टिक को फॉलो करता है? अब ए क्या है? ये सिस्टम नहीं है। अब स्टेटमेंट देखते हैं अपन। फर्स्ट दे रखा है कि इट्स नंबर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि नंबर होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट कभी नहीं होते, क्योंकि गोल्जी की जो संख्या होती है वो नंबर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि द सिस एंड ट्रांस फेज आर एंटायरली डिफरेंट बट नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी ये कहती है कि सिस और ट्रांस इंटरकनेक्टेड नहीं है और गोल्जी जो सिस्टम नहीं है वो इंटरकनेक्टेड रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड बोला है कि डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है, तो ये भी गलत है। एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फोर्थ स्टेटमेंट ये बोलता है कि कंसर्टली अरेंजमेंट नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड द कॉन्केव ट्रांस ऑफ द मैच्योरिंग फेस। हाँ, ये सही है बिल्कुल। ये एनसीईआरटी का स्पष्ट स्टेटमेंट है कि गोल्जी न्यूक्लियस के पास में कॉन्सेंट्रिक रूप में कॉन्वेक्सिस फेज होता है, वो फॉर्मिंग फेज है, और कॉन्केव ट्रांस फेज है वो मैच्योरिंग फेज होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है। इसका आंसर 4 है। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो गोल्जी है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में कॉन्सेंट्रिक रूप में होती है। जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव इसके 2 फेज होते हैं। कॉन्वेक्स को सिस फेज कहते हैं और कॉन्केव को ट्रांस फेज कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स सिस फेज है उसे फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं और कॉन्केव ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज भी हम कहते हैं। इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 ही बोलता है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 8 गिवन एलोंग विथ। इसके अंदर 8 स्टेट में कंपोनेंट्स दे रखे हैं और इसको ए बी सी डी में करेक्ट देखना है कि कौन सा करेक्ट है। इसमें जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का है, इसमें ए बी सी डी जो दे रखा है वो कौन किस चीज़ को फॉलो करता है। तो कंपोनेंट में न्यूक्लियस इसके अंदर क्या चाहिए? ये जो डायग्राम है अंदर जो देखो जो रिंग बनी हुई है पहले वाइट कलर की, ये है न्यूक्लियस और बाहर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो दानेदार स्ट्रक्चर है इसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं, इसका मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब हम देखते हैं, जहाँ ए दे रखा है ध्यान दें वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगा है। जब बी दे रखा है, देखो बी लास्ट नीचे दे रखा है, इसमें कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है दाने के रूप में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहाँ सी दे रखा है, ये मैंने बोला रिंग के टाइप में, रिंग के अंदर ये न्यूक्लियस है। डी दे रखा है वो राइबोसोम है। राइबोसोम छोटे काले डॉट्स के रूप में बाजरे के दाने की तरह होता है। तो इसी तरीके से देखना है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? 4 सही है। ठीक है ना,
फोर्थ नंबर देख लो, ए का 4 है, ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 8 है और डी का 3 है या थर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया। तो इसी तरीके से ये आज के हमारे मोस्ट 8 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आप हमारे लक्ष्मणा इन्फिनिटी नीट यूपीएससी और स्कूलिंग लेवल में जो काम कर रहा है उसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। ये मैं उसी तरीके से सिर्फ एनसीईआरटी लेवल में आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन से टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का मैं काम कर रहा हूँ। और ये यूट्यूब के इतिहास का ये पहला चैनल है जो आपको क्वेश्चन से सीधे टॉपिक की तरफ ले जा रहा है। लेक्चर तो खूब मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन सॉल्व खूब मिल जाएंगे, मगर पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो आपको क्वेश्चन से सीधे टॉपिक पे ले जाकर आपको टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा के क्वेश्चन के 4 ऑप्शन का कन्फ्यूजन आप में ख़त्म करता है। इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ। और जो क्रेब नॉर्मल में बता दूं आप, जो क्रेब साइकिल है वो मैट्रिक्स में होता है। सक्सीनेट जो डिहाइड्रोजनेज है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता है। सीलिया फ्लेजा हमने देखा 9+2 एक्सोनी में होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट क्रोमोसोम है। और एक गोल्जी का देखा हमने, वो सिस फेज को रिसीविंग या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ट्रांस को शिपिंग या मैच्योरिंग फेज कहते हैं, सिस ट्रांस फॉर्मिंग मैच्योरिंग। आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और एसईआर में राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसके साथ ही ये आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।